हेलो स्टूडेंट, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के भाग 3 में हैं। अब हम दूसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि संगठित और असंगठित में वर्गीकृत है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वह कार्य व स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि तय होती है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, और जो सरकार के नियम कानून होते हैं इस क्षेत्र में लागू होते हैं या इन्हें मानने पड़ते हैं। इस क्षेत्र को कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ देने पड़ते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम कराने की आशा की जा सकती है, यानी कि काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। 8 घंटे अगर काम करना है तो 8 घंटे ही काम करना है। अगर अतिरिक्त काम करेंगे तो अतिरिक्त वेतन मिलेगा। दूसरे कई तरह के लाभ इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि यानी कि पेंशन, चिकित्सा अवकाश, ऐसे कई सारे लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। जबकि इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण के बाहर होते हैं और ये सरकार द्वारा पंजीकृत भी नहीं होते। यहाँ रोजगार नियमित व निश्चित नहीं होता, सब मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह कर्मचारी को कब तक रखता है, कब तक काम करवाता है। अतिरिक्त काम का कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। सवेतन छुट्टी या बीमारी के कारण अगर छुट्टी लेते हैं तो वेतन भी कटता है। कोई चिकित्सा अवकाश की, कोई भत्ते की सुविधा नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार सुरक्षित नहीं होता। जब मालिक की मर्जी है वह कर्मचारी को निकाल सकता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं वह सारी कंपनियां आती है जो सरकार के नियम कानून को मानती है। आपके क्षेत्र में भी आप देखते होंगे कोई फैक्ट्री है, अगर वह सरकारी नियम कानून को मानती है, वहाँ काम करने के घंटे निश्चित है, कर्मचारियों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे भत्ते हो गए, चिकित्सा अवकाश हो गए, रविवार की छुट्टी हो गई, ये सब मिलती है, तो वह संगठित क्षेत्र में आते हैं। जबकि कोई छोटी मोटी दुकान या कोई छोटी मोटी उद्योग धंधे फैक्ट्री अगर खुली हुई है और वह कर्मचारी से जितने मर्जी चाहे घंटे काम लेती है, छुट्टी जिस दिन वह कर्मचारी लेता है उस दिन का वेतन काटती है और कोई अन्य सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलती, तो बच्चों ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह आपकी बुक में कांता और कमल की कहानी दी गई है। आप उन्हें पढ़िए और समझिए कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि बच्चों हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करने के लिए आते हैं वे ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, छोटे किसान होते हैं, कारीगर, बुनकर, लोहार, इस तरह के लोग होते हैं। और शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं तो छोटे मोटे उद्योगों में लगे श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे, परिवहन सेवा से जुड़े हुए हैं, सड़कों पर काम करने वाले मजदूर, ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। कैसे इनका संरक्षण हो, तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह संरक्षण मिलना चाहिए। इन्हें भी शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनके कार्य करने के घंटे निश्चित होने चाहिए और जो कार्य करने की स्थिति है या जगह है वह बहुत सुरक्षित होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वास्थ्यप्रद वहाँ का वातावरण होना चाहिए। मालिकों को चाहिए कि वह अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अन्य कहीं उन्हें भत्ते दिए जाए, चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। तो इस तरह की अगर उन्हें सुविधाएं मिलती हैं तो वह बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। कई देशों में ये सिद्ध हो चुका है कि अगर हम अपने मजदूरों को काम करने के लिए अच्छा वातावरण, वहाँ कई अन्य सुविधाएं उन्हें देते हैं तो वह बहुत अच्छे से अपना कार्य करते हैं। आप देखते होंगे इसके अंतर्गत सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं। मनरेगा के तहत ही अगर आप देखिए तो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी घोषित की गई है और प्रत्येक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो इसके अंतर्गत कार्य करता है उसे यह निश्चित मजदूरी मिलती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो श्रमिक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं और जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं इन्हें कम मजदूरी तो मिलती ही है, इसके अलावा ये सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं।
तथा इनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस तरह से बच्चों अब हम आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में बांटने के एक अन्य तरीके यानी कि स्वामित्व के आधार पर या सेवाओं के आधार पर कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये पढ़ते हैं, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रक या निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत वह सेवाएं आती है या वह संपत्ति आती है जिस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत वह संपत्ति आती है जिसका स्वामी कौन होता है या जिसकी जिम्मेदारी किसके अंडर में होती है, एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। अगर हम देखें रेलवे, डाकघर ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस कंपनी, विप्रो ऐसी कई कंपनियां निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। बच्चों निजी क्षेत्र जो होता है जिसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है और जो ये हमें सुविधाएं या सेवाएं देते हैं इनका भुगतान हम एक व्यक्ति या कंपनी को करते हैं। जबकि इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि इनका उद्देश्य जनता को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है। हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनकी समाज के सभी लोगों को जरूरत होती है और अगर निजी क्षेत्र इन्हें उपलब्ध कराते हैं तो वह इसकी ऊंची कीमत वसूल करते हैं और प्रत्येक वर्ग ऊंची कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता या दे नहीं सकता। जैसे सड़क, पुल, रेलवे, बिजली, बांध, सिंचाई की सुविधा, इसका सरकार व्यय उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सरकार ही सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, फिर इसे अपने गोदामों में या भंडारों में रखती है और राशन की दुकानों के माध्यम से ये कम मूल्य पर उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा न्यूनतम समर्थित मूल्य, खाद्य सुरक्षा इसी के अंतर्गत आती है। इस तरह से सरकार किसान और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है। अधिकतर जो गतिविधियां होती है जिनकी जो जिम्मेदारी होती है बेटा वह सरकार पर होती है और इन पर व्यय करना, पैसा खर्च करना सरकार की अनिवार्यता होती है। जैसे स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा हो गई, हमने पहले भी बताया है ना, सड़क, बिजली, पेयजल, ये सब गतिविधियां सरकार द्वारा कम कीमत पर, कम मूल्यों पर या कम कीमत पर जनता को मुहैया कराई जाती है। हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र वह उद्योग जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं आते हैं। जैसे आप टेलीविजन देखिए, एयर कंडीशनर देखिए, फ्रिज देखिए। जैसे टेलीविजन की देख लिया आप, कई कंपनियां हैं, सोनी हो गई, सैमसंग हो गई, एलजी, कई सारी कंपनियां हैं। और अगर ये कंपनियां अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इन प्रोडक्ट में देती है तो इसकी बहुत ऊंची कीमत भी वसूल करती है। उसे जनता के कल्याण से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। जैसे आप स्कूलों में ही देखिए, हॉस्पिटल में ही देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है वह कई अच्छी बिल्डिंग, बहुत सुंदर अपने यहाँ बिल्डिंग है, कई सारी सुविधाएं देंगे। हॉस्पिटल ही देख लिए जो 5 स्टार के होटल की तरह लगते हैं। तो अगर वह ये सुविधा देते हैं तो लोगों से इसके बदले बहुत ज़्यादा कीमत भी वसूल करते हैं और आम जनता या प्रत्येक वर्ग इन कीमत को देने के लिए तैयार नहीं होता या इस कीमत को नहीं दे सकता। तो अधिकतर जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनको जनता तक पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है और सरकार ऐसे करती भी है। इस प्रकार किसी भी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस पाठ में हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को क्या वर्गीकरण किया, उन्हें पढ़ा। प्रथम के अंतर्गत हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र पढ़े, फिर हमने दूसरे में संगठित, असंगठित पढ़े, तीसरे में हमने सार्वजनिक और निजी। अब इस पाठ में बच्चों इतना ही, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। आगे हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले थैंक यू, गुड बाय।